हाँ देखो। सीएसएस का फुल फॉर्म तो पता ही होगा आप लोगों को। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। और सीएसएस बेसिकली यूज क्यों होता है पता है? सीएसएस हम मेनली यूज क्यों करते हैं? मेन अगर सीएसएस का यूज अगर हम देखें तो वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए होता है। ठीक है। और इसका यूज करके हम पेज की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, है ना। वही। वेबसाइट को डायनेमिक लुक अगर आपको प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम सीएसएस यूज करते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब टाइप्स ऑफ सीएसएस की अगर मैं बात करूं तो सीएसएस मेनली आपको थ्री टाइप्स के मिलेंगे। ठीक है। पहला होता है आपका इनलाइन सीएसएस। ठीक है। दूसरा होता है इंटरनल। है। हाँ। और क्या है वो लग रहा है इंटरव्यू में जाना है क्या? ठीक है। और तीसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सीएसएस को और क्या बोलते हैं? जैसे इंटरनल को एम्बेडेड बोलते हैं, वैसे ही एक्सटर्नल को और क्या बोलते हैं? सुधाकर आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, पता है आपको एक्सटर्नल को और क्या बोलते हैं? नो सर। इसको लिंक सीएसएस भी बोलते हैं। समझ गए? तो तीन टाइप के सीएसएस मिलेंगे। ठीक है। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, कब आप इनलाइन यूज करोगे, कब इंटरनल यूज करोगे, कब एक्सटर्नल यूज करोगे, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है। काम तीनों का सेम है, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन तीनों का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है, एडवांटेज। ठीक है। तो अब कोड देख के मैं कैसे पता करूंगा कि कहाँ पे हमारा इनलाइन सीएसएस यूज हो रहा है
कहाँ पे इंटरनल यूज हो रहा है और कहाँ पे एक्सटर्नल यूज हो रहा है। कोड देखते ही आपको बता देना है। तो अभी तक जो मैंने HTML आप लोगों को करवाया था, तो HTML में कोई भी अगर आपने टैग यूज किया, जैसे मान लो पी के पैराग्राफ टैग है, और किसी भी HTML के टैग के इनसाइड अगर आपने स्टाइल वाला टैग यूज कर लिया, तो इस टाइप के CSS को इनलाइन बोलेंगे। तो इनलाइन CSS हमेशा HTML के जो टैग है उसके इनसाइड स्टाइल टैग के अंदर। क्लियर? इनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है मोनिका, हाँ? और इंटरनल के लिए ध्यान से समझना, तो जब आप HTML की कोडिंग करते हो, HTML की जब कोडिंग करते हो, तो दो सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है और एक आपका बॉडी सेक्शन होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हेड के अंदर अगर आपने स्टाइल टैग यूज कर लिया और इसके अंदर कोई भी अगर आपने CSS का कोड लिख लिया, तो इस टाइप के CSS को इंटरनल CSS या एम्बेडेड CSS बोलेंगे। क्लियर? इतना समझ में आया? और एक्सटर्नल CSS के लिए आपको अलग से एक CSS की फाइल बनानी होगी। इनलाइन और इंटरनल के लिए CSS की फाइल अलग से नहीं बनानी होती, लेकिन एक्सटर्नल के लिए आपको अलग से एक CSS की फाइल बनानी होगी और उसका एक्सटेंशन क्या रखना होगा? .css। ठीक है? और जब आप एक्सटर्नल CSS वाली फाइल बनाओगे, तो वहां पे कोई भी स्टाइल टैग यूज नहीं होगा। अगर गलती से स्टाइल टैग यूज कर लिया, तो वो CSS काम नहीं करेगा। कितना समझ में आ गया? और एक्सटर्नल CSS को कॉल करने के लिए आपको हेड के अंदर लिखना होगा लिंक रेल स्टाइल शीट, हाँ, है ना, टाइप, हाँ, स्टाइल CSS, HREF, और HREF में उस फाइल का नाम। तो अब तो अगर आपको कहीं पे भी कोड मिलता है, तो देख के आप बता सकते हो कि वो इनलाइन है, इंटरनल और एक्सटर्नल है, हाँ? तो चलो अब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लूं। अगर आपने बॉडी के अंदर आपने मान लो H1 टैग यूज कर लिया और इसमें कुछ लिख दिया, और इस H1 टैग के लिए आपने तीनों टाइप की CSS डिफाइन कर दी, इनलाइन भी, इंटरनल भी, एक्सटर्नल भी। तो कोई एक ही CSS तो चलेगा, तीनों तो चल नहीं सकता। तो अब आप बताओ कौन सा लेगा? प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है? हाँ? प्रेफरेंस ऑर्डर कौन से सीक्वेंस में चलता है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले इनलाइन को प्रेफरेंस देता है ना? तो सबसे पहले इनलाइन को देगा, और अगर इनलाइन नहीं मिला तो इंटरनल, और इंटरनल नहीं मिला तो एक्सटर्नल। ये प्रेफरेंस ऑर्डर होता है। ठीक है? अब इंटरव्यू क्वेश्चन ये नहीं है, इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि मान लो मैंने तीनों टाइप का CSS डिफाइन कर दिया, तो अब तो आपको आंसर मिल गया, ये इनलाइन लेगा। अब क्वेश्चन ये है कि मैं जब रन करूं इस पेज को, तो वो प्रेफरेंस इंटरनल को दे, इनलाइन को ना दे। तो ऐसा करने के लिए क्या करें? है? वो क्या करेगा?
मेरे को इंपॉर्टेंट यूज ही नहीं करना, और प्रेफरेंस ऑर्डर फोर्सफुली चेंज करना। नहीं मामला हो गया। चलो और ये बताऊंगा, इतना समझ में आ गया। चलो अब मेरे को क्वेश्चन ये बताओ कि कब मैं इंटरनल यूज करूंगा, कब एक्सटर्नल यूज करूंगा। इनलाइन तो सब समझ में आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस बताओ। किस सिचुएशन में, कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताना कि किस सिचुएशन में मैं इंटरनल यूज करूं और कब मैं एक्सटर्नल यूज करूं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्यों वहां पे इंटरनल यूज नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम आएगी। वो तो एक्सटर्नल में भी होगा, बार बार कॉल तो करोगे ना सब जगह, बार बार कॉल तो करोगे ना हर पेज पे। अच्छा और इंटरनल, हाँ आ गई बात समझ। मान लो कोई भी आप एक वेबसाइट बना रहे हो, 10 पेज का वेबसाइट है, सिंगल पेज का तो वेबसाइट होगा नहीं, और हर पेज में हेडर और फुटर तो कॉमन होगा। तो कोई भी कॉमन एक सीएसएस की ऐसा कोड है जो हर पेज में कॉमन होगा, तो बार बार हर पेज में हम कोड तो लिखेंगे नहीं ना। उसके लिए एक एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल बनाएंगे और उस कोड को एक बार लिख दिया और हर पेज में कॉल कर लिया, है ना। और हर पेज का जो बॉडी वाला जो कोड होता है वो तो सब में चेंज होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटरनल। क्लियर। चलो आगे देखना। अब मैं बताने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ सीएसएस कोडिंग। तो कोई भी जब हम सीएसएस की कोड लिखते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। अरे बताओ ना। 2 पार्ट्स। हाँ कौन कौन सा। है सिलेक्शन। बताकर आ रहा है, हम याद आ रहा है। बताकर आवाज आ रही है। तो कोई भी जब सीएसएस की आप कोडिंग करोगे तो आपको 2 पार्ट मिलेंगे, एक सेलेक्टर और एक डिक्लेरेशन। ठीक है। अब सेलेक्टर पार्ट भी 2 तरह का होता है। ठीक है। इसको फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया। हाँ जी बताइए कौन कौन सा है। मिनिमम है। अरे नहीं, प्री डिफाइंड सेलेक्टर और यूजर डिफाइंड सेलेक्टर, है ना। प्री डिफाइंड सेलेक्टर और 2 तरह का सेलेक्टर होता है ना, प्री डिफाइंड होता है, एक यूजर डिफाइंड होता है। ये सब पूछा जाएगा, तो 2 तरह के सेलेक्टर मिलेंगे, पूछा जाएगा ये सब इंटरव्यू में ना। एक अब यूजर डिफाइंड सेलेक्टर भी आगे फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए, एक आईडी बेस और एक क्लास बेस। समझ गए। तो ये सब तो पढ़ा होगा। देखो तो आईडी बेस जो सेलेक्टर होता है, आईडी बेस सेलेक्टर के लिए हैच लगाते हैं, और क्लास बेस सेलेक्टर जो होता है, इसके लिए डॉट लगाते हैं। मोनिका आ रहा है समझ में।
ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पूछ, बहुत ज्यादा पूछें। हाँ, रुक तो जाओ। अब डिक्लेरेशन पार्ट भी, हाँ, फर्दर इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सा है? हाँ जी, दीपेश बताओ। पहला पार्ट होता है प्रॉपर्टी, जिसको प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और दूसरा वैल्यूज, है ना। किसी भी सिंगल प्रॉपर्टी में मैं मल्टीपल वैल्यूज दे सकता हूँ। आ रही बात समझ? इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछा जाएगा आईडी में और क्लास में क्या डिफरेंस होता है, तो बताओ। कब हम आईडी यूज करें, कब हम क्लास यूज करें। और सिंगल में मैंने क्लास यूज कर लिया तो काम नहीं करेगा। क्यों करते, क्यों नहीं करते? मतलब आपका कोई भी एक पेज है और उस पेज में कोई एक ऐसा सीएसएस है जो यूनिक है, तो उसको आईडी बनाएंगे। और कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको सब में बार बार यूज करना है, कॉमन है, तो वो क्लास। तो क्लास के लिए डॉट और आईडी के लिए हैश। ठीक है। वैसे रियल में अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो कोई डिफरेंस है नहीं। किसी को भी आप आईडी बनाओ, किसी को भी क्लास बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और जब भी हम वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं तो मेन मेन पार्ट्स को हम आईडी बनाते हैं, और छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनको क्लास बनाते हैं। तो जब मैं लेआउट बनाना बताऊंगा पूरा आईडी और क्लास के बेस पे प्रॉपर, है ना। तो पूरा वेबसाइट का जब लेआउट बनाना बताऊंगा तो उसमें आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। समझ गए? वेबसाइट का लेआउट कितने टाइप का होता है? स्टैंडर्ड लेआउट की मैं बात करूं तो कितने टाइप का बना सकते हैं? 4 टाइप। अभी हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। और उसके बिना कोई आप वेबसाइट नहीं बना सकते, चाहे वो स्टैटिक चाहे वो डायनेमिक। ये सब जो चीजें मैं बताऊंगा यही चीज जेंगो में यूज करूंगा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर। चलो अब आपसे पूछ लिया कि प्री डिफाइंड सेलेक्टर हम कब यूज करेंगे और कब हम यूजर डिफाइंड सेलेक्टर यूज करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है? बताओ। ये नहीं पूछ रहा मैं, बस ये डिफरेंस बता दो दोनों में, प्री डिफाइंड में और यूजर डिफाइंड में डिफरेंस क्या है। उसको एग्जैक्ट आंसर चाहिए जो इंटरव्यू लेगा। इतना घुमा फिरा के बताओगे ना तो मना कर देगा। ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। तो
मान लो मैंने एक HTML का पेज बनाया, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है? हम्म? ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सेलेक्टर क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है ना। हाँ, चलो। अब मैंने यहाँ पे हेड के अंदर एक इंटरनल CSS यूज किया, और यहाँ पे आपको ये बताना है, हाँ, जितने भी आपने HTML के टैग पढ़े हैं, अगर उस नाम से कोई भी सेलेक्टर अगर आपने बना दिया तो उस टाइप के सेलेक्टर को प्री डिफाइंड सेलेक्टर बोलेंगे। आपने H1 नाम से बना दिया, P नाम से बना दिया, UL नाम से बना दिया, IMG नाम से बना दिया, जितने भी HTML के टैग अभी तक आप जानते हो, उस नाम से अगर आपने सेलेक्टर बना दिया तो उस सेलेक्टर को प्री डिफाइंड सेलेक्टर बोलेंगे। और प्री डिफाइंड सेलेक्टर को बनाने का एडवांटेज ये होता है कि उसको हमें बॉडी के अंदर कॉल नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये आपका ये सेलेक्टर पार्ट हो गया। उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना होता है, सिंटेक्स का पार्ट है, पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे, कर्ली ब्रेसेस, समझ गए? और इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने चाहे उतने आप प्रॉपर्टी यूज करो, जितने चाहे उतने वैल्यूज यूज करो। जैसे सपोज मैंने यूज कर लिया यहाँ पे कलर रेड, ठीक, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, ठीक है। अब क्या होगा कि बॉडी के अंदर जहां जहां H1 होगा, उस H1 में ये CSS अपने आप अप्लाई हो जाएगा, मेरे को कहीं कॉल करने की जरूरत नहीं। तो प्री डिफाइंड सेलेक्टर समझ में आ गया? तो प्री डिफाइंड सेलेक्टर जितने भी HTML के टैग होते हैं उस नाम से अगर आपने बना दिया तो उस टाइप के सेलेक्टर को क्या बोलेंगे? प्री डिफाइंड सेलेक्टर। और प्री डिफाइंड सेलेक्टर को हमें कॉल नहीं करना पड़ता, अपने आप कॉल होता है। इतना समझ में आ गया? अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है, कि इस बॉडी टैग के अंदर 2 बार H1 है। अब मैं चाहता हूं कि इस H1 में कुछ अलग CSS की प्रॉपर्टी कॉल हो, और इस H1 में मैं चाहता हूं कि वो CSS की प्रॉपर्टी कॉल हो और इसमें कॉल ना हो। तो प्री डिफाइंड सेलेक्टर अगर यूज करते हो तो आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। बॉडी में जितने भी H1 मिलेंगे, हर H1 में वो CSS अपने आप अप्लाई हो जाएगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है किसी किसी H1 में अप्लाई हो और किसी किसी में अप्लाई ना हो। तो ऐसा करने के लिए आपको यूजर डिफाइंड सेलेक्टर बनाना पड़ेगा। और यूजर डिफाइंड सेलेक्टर बनाने का मतलब, उसको जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक वो CSS अप्लाई नहीं होगा। अब बात समझ में? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि पहले वाले H1 में तो CSS अप्लाई हो, दूसरे वाले H1 में CSS अप्लाई ना हो। तो अगर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात आ गई तो वहां पे आपको यूजर डिफाइंड सेलेक्टर बनाना होगा, क्योंकि प्री डिफाइंड सेलेक्टर में आप रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकते। अब आगे बात है, रिक्वायरमेंट। तो अब ऐसा करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, ये देखो, मैंने एक बनाया हैच पैरा, एक मैंने आईडी यूज किया। और यूजर डिफाइंड सेलेक्टर आपको उस नाम से बनाना है जिस नाम का सेलेक्टर होता ना हो। हम बनाएंगे, हम कुछ भी नाम दें। तो यूजर डिफाइंड सेलेक्टर के लिए नाम ऐसा देना है जिस नाम का सेलेक्टर होता ना हो। बात समझ में आई? और जब भी यूजर डिफाइंड सेलेक्टर बनाओगे
तो उसके पहले आपको हैश या डॉट लगाना मैंडेटरी, तभी तो कॉल करोगे। इतना समझ में आया? तो अब मैंने एक आईडी बनाया और मैंने एक क्लास बनाया, दो सिलेक्टर बनाए। तो ये आपका सेलेक्टर हो गया, ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट हो गया पूरा, ठीक है। और डिक्लेरेशन में ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ये वैल्यू हो गई। अब बात समझ में आई? ये आपका सेलेक्टर पार्ट हो गया, और ये पूरा जो कर्ली ब्रेसेस वाला जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को डिक्लेरेशन पार्ट बोलते हैं। और डिक्लेरेशन में ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ये वैल्यू हो गई। सारा समझ में आया कि नहीं आया सेलेक्टर पार्ट? हाँ। अब देखो, मैंने यहाँ पे दो सेलेक्टर बनाया, एक आईडी के बेस पे और एक क्लास के बेस पे। अब आईडी को केवल मैं एक बार कॉल करूंगा, आईडी पैरा। कॉल ऐसे करते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे हैश नहीं लिखना, आईडी, और यहाँ पे मैंने क्लास को कॉल कर लिया। अब क्लास को मैं जहां चाहे वहां पे कॉल करूं। क्लास को मैं यहाँ पे आईडी और क्लास दोनों को कॉल कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, एक टैग के अंदर आपने आईडी और क्लास दोनों को कॉल कर दिया, है ना, ठीक है। और तो प्रेफरेंस पहले किसको देगा, और दोनों में सेम सेम प्रॉपर्टी है, सेम एट्रीब्यूट है, किसको लेगा पहले? आईडी को प्रेफरेंस पहले देगा, क्लास को। ठीक है, कितना समझ में आए? तो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया, कोई दिक्कत? हाँ, पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। मोनिका, तो पार्ट्स ऑफ सीएसएस कोडिंग, प्री डिफाइंड सेलेक्टर, यूजर डिफाइंड सेलेक्टर, आईडी, क्लास, प्रॉपर्टी, वैल्यूज, सब क्लियर? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, सब क्लियर? आगे करें? चलो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, प्रोग्राम वोग्राम बना के। थ्योरेटिकल पार्ट तो समझ में आ गया ना, अब प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो फिर उसी में क्वेश्चन पूछूंगा मैं। हम्म, हाँ जी, ध्यान से समझना। अभी मैंने एक सिंपल सा पेज बनाया, है ना। तो ये सिंपल सा पेज है। अब आपको इस पेज की फॉर्मेटिंग करना है यूजिंग सीएसएस।
है ना? तो कैसे करेंगे? आ रहा है समझ में? सबके लिए मैं अलग अलग यूज कर रहा हूँ ना। अब देखो कहीं पे भी मैंने कॉल किया है अपने आप अप्लाई हो गया, ये देखो। तो अभी ये जो मैंने कोडिंग बताई है, इसको बोलेंगे इंटरनल सीएसएस प्री डिफाइंड सेलेक्टर। इंटरनल सीएसएस भी दो तरह का होता है, एक्सटर्नल सीएसएस भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा? हाँ, इंटरनल सीएसएस प्री डिफाइंड सेलेक्टर, इंटरनल सीएसएस यूजर डिफाइंड सेलेक्टर। ठीक है? एक्सटर्नल सीएसएस प्री डिफाइंड सेलेक्टर और एक्सटर्नल सीएसएस यूजर डिफाइंड सेलेक्टर। इतना क्लियर? चलो, अब मैं बताने जा रहा हूँ एक्सटर्नल सीएसएस यूजर डिफाइंड सेलेक्टर। नहीं, एक्सटर्नल सीएसएस प्री डिफाइंड पहले देख लेते हैं। इंटरनल प्री डिफाइंड क्लियर? अब मैं एक्सटर्नल प्री डिफाइंड सेलेक्टर बता रहा हूँ। हाँ, देखो कोई डाउट? कुछ नहीं करना, ये कट कर दो, ये सारा कोड कट कर दो और नया एक फाइल बनाओ सीएसएस की, और इसमें पेस्ट कर दो। कोई स्टाइल टैग यूज नहीं करना, ठीक है? और उसको सेव कर दो, स्टाइल डॉट सीएसएस, और इस फाइल को यहाँ पे कॉल कर लो। कोई दिक्कत आई? तो इंटरनल सीएसएस प्री डिफाइंड सेलेक्टर और एक्सटर्नल सीएसएस प्री डिफाइंड सेलेक्टर, क्लियर होने का? अरे कोई कंफ्यूजन? पता नहीं लगा? एक्सटर्नल में अलग से सीएसएस की फाइल बनाएंगे, इंटरनल में सेम उसी में होगा। नहीं आया? ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इंटरनल सीएसएस यूजर डिफाइंड सेलेक्टर, एच पैरा। अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं रन करूंगा, कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने कॉल, अब मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में आईडी को कॉल कर लिया, H1 में मैंने क्लास को कॉल कर लिया। जहां जहां मैं कॉल करूंगा वहां काम करेगा, जहां कॉल नहीं करूंगा वहां पे काम नहीं करूंगा। ये क्लियर? तो यूजर यूजर डिफाइन सेलेक्टर की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। रिस्ट्रिक्शंस लगाने, प्री डिफाइन में आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। और यही अगर कट करके, ये वाला कोड आपने कट करके यहाँ पे डाल दिया तो एक्सटर्नल सीएसएस यूजर डिफाइन सेलेक्टर, और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। ये आ रही है सामने, नहीं आ रही? कितना क्लियर हुआ? हाँ जी बताओ। चलो अब क्वेश्चन पूछूं। तो चारों टाइप का सीएसएस अच्छे से क्लियर? चलो तो कर लोगे ना? चलो अब देखो, हाँ देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ H1 के लिए भी मैंने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज कर लिया। अब कलर में मैंने रेड डाल दिया, यहाँ पे इंटरनल सीएसएस भी यूज कर लिया, कलर में मैंने ग्रीन डाल दिया। सारी बात समझ? और एक्सटर्नल भी बना लिया, इसमें कलर में मैंने ब्लू डाल दिया। तो देखो बताओ, वेलकम टू ड्यूकेट कौन से कलर में आएगा? हाँ अरे बताओ ना। हाँ रेड आएगा। मोनिका आ रहा था ना? अब मैं चाहता हूँ ये ग्रीन आए, ब्लू आए, क्या करेंगे? यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, एक इम्पोर्टेंट नाम का कीवर्ड हो, तो ये जहां लगा दोगे अब फोर्सफुली इसको प्रेफरेंस पहले देगा। अब इसको मैंने एक्सटर्नल में लगा दिया। मोनिका आया सर में? कोई डाउट? हाँ, तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट लगा के फोर्सफुली हम प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। समझ गए? चलो कोई डाउट? अब अगर मैंने ये इनलाइन हटा दिया तो अब कौन सा कलर लेगा? इंपॉर्टेंट हटा दिया, ग्रीन लेगा ना? अब मैं चाहता हूँ कि वो ब्लू ले, ग्रीन ना ले, और इंपॉर्टेंट लगाना भी नहीं। बताओ। आईडी, अभी मैं आईडी तो क्लास की बात ही नहीं कर रहा हूँ, प्री डिफाइन सेलेक्टर यूज करना है।
अभी इंटरनल एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ मैं। अभी ये ग्रीन ले रहा है ना, मैं चाहता हूँ वो ब्लू ले। अरे मैं चाहता हूँ ये ले ब्लू। इंपॉर्टेंट लगाना नहीं। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ? बहुत जुगाड़ लगा लिया तुमने इंटरनल को हटा के। समझ गए? लिंक वाला कोड जो लिंक था वो नीचे कर दिया है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए? जुगाड़ नहीं लगाना। समझ गए? हाँ, जुगाड़ नहीं है ये। जुगाड़ तो ये था कि हटा दे। हाँ जी दीपेश, आ रहा है समझ में? चलो अब मेरे को काम ये दे दिया गया। बताओ, ये मेरे पास अलग अलग है। ये आपका H1 है? ये H2 है, H3 है, H4 है, पैराग्राफ है। जब मैं होवर करूं, सब में अलग अलग पॉइंटर बन के आए। इस पे कुछ अलग, इस पे हेल्प का हेल्प का आइकॉन है। हेल्प हेल्प का आइकॉन होता है ना। इस पे वेट का साइन है। इस पे पॉइंटर बन जाए, इसमें हैंड बन जाए। मतलब सब पे अलग अलग ले जाऊं, होवर करूं तो माउस पॉइंटर चेंज हो जाए। हाँ जी, कैसे करेंगे? पॉइंटर, ये क्या पॉइंटर? हाँ, CSS से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो। जहां जहां H1 है वहां पे हमारा कर्सर कर्सर नाम का एक एट्रीब्यूट होता है CSS में, प्री डिफाइंड, है ना। हेल्प का साइन आ जाए। जहां जहां H2 है वहां पे हमारा कर्सर वेट का साइन आ जाए। सब प्री डिफाइंड है CSS में, आपको कुछ करना नहीं है। जहां जहां H3 है वहां पे हमारा जो कर्सर है ना, क्रॉस हेयर बन के आ जाए। क्रॉस हेयर। H4 है, वहां पे हमारा कर्सर पॉइंटर बन जाए। और जहां जहां पैराग्राफ है वहां पे हमारा कर्सर है मूव मूव का साइन आ जाए। समझ गए? अब आपसे पूछ लिया कि बाय डिफॉल्ट कर्सर की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या बताओ? बाय डिफॉल्ट जब हम कोई भी पैराग्राफ बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, होवर करते हैं, तो कर्सर हमारा क्या बन के आता है? हैं? अरे, ऐसा कुछ नहीं देखा है आपने, ऐसा बन के आता है। तो बोलते क्या है इसको? बोलते क्या है? टेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आता है बन के। समझ गए? हाँ, ठीक है। अब चेंज हो गया। ये देखो, हेल्प का साइन आ रहा है। हेल्प। वेट। ये देखो, वेट। घूम नहीं रहा, वेट, है ना। क्रॉस हेयर, पॉइंटर, है, मूव। हो रहा है अलग अलग चेंज। जहां जैसी नीड है वैसा लगाओ, है ना। आसान। तो CSS का यूज करके माउस पॉइंटर को कैसे कैसे चेंज करेंगे, आया था हमें? कोई दिक्कत?
कोई इमेज भी लगा सकते हैं अपना एनिमेटेड, समझ गए? इमेज होना भी चाहिए सब छोटा सा, नहीं इसी कर्सर से ही होगा। तो ये सब चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा सीएसएस समझ में आया कि नहीं आया मोनिका? हम्म? बताओ, कुछ पूछना है तो पूछो। अरे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। अब सीएसएस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, नाम लिख रहा हूं मैं, जो आपको आना ही आना चाहिए। तो सारा बताऊंगा नहीं मैं, है ना? हाँ, क्या? सारे नहीं पढ़ने जो मैं लिख रहा हूँ अभी। मान अब डिफरेंस पूछेगा मार्जिन और पैडिंग में। दो डिफरेंस बताओ, दो डिफरेंस टेक्निकल। दूसरा डिफरेंस, मार्जिन और पैडिंग में दो मेजर डिफरेंस बताने हैं आप लोगों को, कब हम मार्जिन यूज करें और कब हम पैडिंग यूज करें। काम दोनों का सेम होता है। सब पढ़ना। डिस्प्ले, एक डिस्प्ले इनलाइन होता है, हाँ, एक डिस्प्ले ब्लॉक होता है, एक डिस्प्ले नन होता है, और एक डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है। चारों के बारे में पता होना चाहिए, कब हम इनलाइन यूज करें, कब हम ब्लॉक यूज करें, कब हम नन यूज करें, और कब हम इनलाइन ब्लॉक यूज करें। पोजीशन, पोजीशन में रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टैटिक, स्टिकी, पांचों पता होना चाहिए। कब हम रिलेटिव यूज करें, और ये डिस्प्ले और पोजीशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है, इसके बिना तो वेब डिजाइनिंग होगा ही नहीं, है? पोजीशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पोजीशन बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है, यूज करो या ना करो, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक लेता है, ठीक है? और देखो, टेक्स्ट, डेकोरेशन, नन, लिस्ट, स्टाइल, नन। उसके बाद आता है आपका ओपेसिटी। ओपेसिटी में 0.0 से 1.0 के बीच में वैल्यू देना होता
ओपेसिटी बहुत ज्यादा यूज होता है ना। इसके बाद आता है फ्लोट प्रॉपर्टी, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, फ्लोट नन। आई बात है, वो तो अलग है। फ्लक्स बॉक्स तो CSS 3 का पार्ट है। इसके बाद आपका प्रॉपर्टी आता है ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो में क्या क्या आता है? हिडन, स्क्रॉल, ऑटो, विजिबल। बाय डिफॉल्ट विजिबल। और सीडो क्लासेस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 5 तरह के सीडो क्लासेस होते हैं, कौन कौन से? दो बार कोलन लगाना होता है ना, है? कौन कौन से होते हैं? एक सीडो क्लासेस होता है, एक सीडो एलिमेंट्स होता है। जेड इंडेक्स, तो ये सब प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ज्यादा यूज होती है। हाँ जी, आ रही बात है। तो CSS में ये जो 12 मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है, कुछ आए या ना आए, इतना तो आने ही आना चाहिए। तो इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग पढ़ लोगे, बताने की मेरे को तो जरूरत है नहीं। हाँ जी, ये सब प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लोगे ना, बताने की जरूरत नहीं है ना मेरे को। होवर होता है, फोकस होता है, लिंक होता है, एक्टिव होता है। 5 होते हैं, लिंक, एक्टिव, होवर, फोकस, है ना। एक और क्या होता है? विजी, विजिटेड। समझ गए? हीरो क्लासेस जब डालोगे 5 मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एक आपका लिंक होता है, एक्टिव होता है, होवर होता है, फोकस होता है, विजिटेड होता है। हीरो एलिमेंट में डबल लगाते हैं, इसमें बिफोर होता है, आफ्टर होता है, फर्स्ट लाइन, हाँ, फर्स्ट, एक सेलेक्ट भी होता है। बहुत सारे मिल जाएंगे। समझ गए? तो ये सब मेन मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको आने ही आना चाहिए। तो ये सारा करके देख लोगे आप लोग।
तो CSS में ये सारे आप लोग को चीजें पढ़नी है। अब कल मैं क्या बताऊं, वेबसाइट का लेआउट बनाना बताऊं, पूरा प्रॉपर 4 तरह का लेआउट होता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बताऊंगा, चारों बना के आपको दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे आप लोग।